नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बहुप्रतीक्षित एग्जाम जो था रीट मेंस 2026, काफी समय से आप उसका इंतजार कर रहे थे और आखिर आपकी सुन ली गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत हम जानने वाले हैं कि भाई कुल पद कितने हैं और इसके अंतर्गत पदों की संख्या जो है वो कितनी रहने वाली है, आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, क्या सिलेबस है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। देखते हैं दोस्तों कितनी वैकेंसियां जारी हुई है। तो इसके अंतर्गत दोनों वैकेंसियां रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड जो है वो दोनों का नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारी वैकेंसियों की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेवल फर्स्ट के अंतर्गत। लेवल फर्स्ट जैसा कि आप जानते हैं सभी की कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है और अधीनस्थ बोर्ड जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसने इसका एक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर आपके लिए प्राथमिक विद्यालय जो था उस प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो होती है उसके अंतर्गत दोनों ही सामान्य और संस्कृत शिक्षा दोनों के लिए पदों का विवरण जारी कर दिया गया है। और ये जो है वो सीधा कक्षा 1 से 5 तक होने वाली है, जो भर्ती परीक्षा 2025 है, लेकिन इसका मेन एग्जाम जो है वो 2026 के अंतर्गत होने जा रहा है। आप बात करेंगे एग्जाम तिथि वगैरह की भी सब बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है, और वो भी कौन सा दिया गया है, संस्कृत शिक्षा का। इसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में संस्कृत डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भर्तियां दी गई हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं, जिसको अपन बोल देते हैं नॉन टीएसपी बोल देते हैं, उसके अंतर्गत 187 पद जो हैं, और अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके बाद कुल जो वैकेंसी है वो है दोस्तों टोटल 187 पोस्ट। कितनी पोस्ट है इसमें, 187 पोस्ट जो है वो इसके अंतर्गत दी गई है। दूसरा अपना आता है प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती लेवल प्रथम, जो कि सामान्य में दिया हुआ है, और इसके अंतर्गत गैर अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत 422 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत 27 पद हैं, और टोटल जो पदों की संख्या है वो है इसके अंतर्गत 449। तो आप कह सकते हैं कि 187 पद आपके पास एक हो जाते हैं और 449 पद जो है वो आपके पास एक हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जो कि नॉर्मल वाला होता है, जनरल एजुकेशन के लिए जो होता है, उसके अंतर्गत गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पदों की संख्या दी हुई है दोस्तों 4500, और अनुसूचित जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत पदों की संख्या दी हुई है 500। तो टोटल जो पद यहां पर बन रहे हैं उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 5000। उसके पदों की संख्या कितनी है यहां पर, 5000 पदों की संख्या जो है वो यहां पे दी गई है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है ना ये थोड़ा कम है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है इसके अंतर्गत कि भाई जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अंतर्गत बहुत कम पद जो है वो दिए गए हैं। जैसा कि आप सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा पद आएंगे, तो पदों की संख्या यहाँ पे थोड़ी सी क्या रह गई है, कम रह गई है। टोटल अगर दोनों की मिला के बात करूं, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल अगर दोनों की मिलाकर मैं बात करूं, तो लगभग 7759 जो पद है वो यहाँ पे इसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत कितने दिए हुए हैं, लेवल फर्स्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 में पदों की संख्या कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है 5000, और इसके बाद बाकी के जो पद बच जाते हैं, हालांकि ये टोटल जो पद बन रहे हैं ये 5636 पद हैं। कितने हैं ये टोटल, 5636 पद हैं ये टोटल जो है, यानी कि कुल पदों की संख्या प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो कितनी है, 5636 पद होते हैं ये टोटल जो होते हैं, ठीक है। और लेवल सेकंड जो है जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक का आता है, उसके अंतर्गत पदों की संख्या है 2123, जिसके अंतर्गत विज्ञान और गणित के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मजे होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कक्षा 6 से 8 में अगर पद दिए गए हैं तो वो किसके दिए गए हैं, विज्ञान एवं गणित के दिए हुए हैं। अब यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिल रही होगी कि जैसा कि विस्तृत नोटिफिकेशन और सिलेबस जारी किया गया है, आपने देखा होगा कि इसके अंतर्गत गणित के जो सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ है, और वो एक क्लरिकल मिस्टेक है जिसको बहुत ही जल्द अधीनस्थ बोर्ड द्वारा क्या कर लिया जाएगा, सही कर लिया जाएगा। हालांकि आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सब गणित को हटा दिया ही गया होगा, तो नहीं हो सकता,
क्योंकि जिस पद के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं उस पद का ही नाम क्या है, विज्ञान और गणित है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पद के नाम में विज्ञान और गणित दिए हुए हो और सिलेबस के अंतर्गत से विज्ञान में से केवल विज्ञान को रख लिया गया और गणित को हटा दिया गया। तो ध्यान रखने की बात यह है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, यहां पर संस्कृत शिक्षा विभाग जो है और प्राथमिक शिक्षा विभाग जो है प्रारंभिक जो सामान्य वाला होता है। तो यहां पर अगर संस्कृत शिक्षा विभाग में अपन बात करें तो टोटल जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 187 एक दिए हुए हैं और 449 जो पद हैं वो एक दिए हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें कि सामान्य शिक्षा जो होती है उसके अंतर्गत टोटल जो पद दिए हुए हैं गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी जो होते हैं उसके अंतर्गत दिए हुए हैं 4500 और टीएसपी में दिए हुए हैं 500 पद। टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 5636 पद होते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि इसके लिए जो संस्कृत शिक्षा विभाग है और सामान्य शिक्षा विभाग है, इसके लिए आपको दो अलग अलग आवेदन नहीं करने हैं, आपको केवल एक ही आवेदन करना है और उसी आवेदन के अंतर्गत आपको प्रायोरिटी जो है वो अपनी सेट करनी है कि आप किसके अंतर्गत जाना चाहते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि बहुत सारे और एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि अपना आरएएस का एग्जाम्स होता है, एलडीसी का एग्जाम होता है, इसके अंतर्गत भी आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी के आधार पर आपको क्या हो जाता है, पद अलॉट हो जाता है। कई विद्यार्थियों के, कई कैंडिडेट्स के दिमाग में ये होगा कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा या सामान्य शिक्षा विभाग के लिए अलग भरना पड़ेगा। तो दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब कैसे शुरू होगी उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। अब यहां पे एक स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ भी है कि अगर आप इसको देखते हैं तो साफ शब्दों में यहां लिखा हुआ भी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रथम लेवल शिक्षा के पद हेतु निर्धारित योग्यधारी आवेदकों को एक ही आवेदन करना होगा। इसके लिए दो आवेदन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा क्या कराई जाएगी, आयोजित। यानी कि आपके पास जो पेपर आएगा वो संस्कृत शिक्षा विभाग का और सामान्य शिक्षा विभाग का वो एक ही पेपर आएगा। पेपर भी दो नहीं होने वाले हैं, आपका एक ही पेपर होगा और उसमें प्रायोरिटी के आधार पर आपकी क्या की जाएगी, सीटें जो है वो आपको अलॉट कर दी जाएंगी। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये साफ साफ शब्दों में यहां पे अपना लिखा हुआ है। और इसके अंतर्गत ये भी लिखा हुआ है कि इसके लिए योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए। तो योग्यता आप सब जानते हैं कि भाई आपने रीट जो पात्रता परीक्षा थी वो आपने पास कर ली होगी और उस पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आपका क्राइटेरिया क्या रखा गया था, तो उस क्राइटेरिया की भी सूचना आपको है। तो क्राइटेरिया क्या था उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। तो एक बार क्राइटेरिया भी आप देख लीजिए क्या था क्राइटेरिया। सामान्य अनारक्षित जो होते हैं नॉन टीएसपी के जो होते हैं उनके जो मेरिट क्रमांक था वो कितना है, उनके जो न्यूनतम अंक होने चाहिए थे वो कितने थे, 60 नंबर पर उनको पास हो रहा था। जबकि टीएसपी में भी कितना था, 60 ही था। ये किसके लिए है, ये बात है सामान्य या अनारक्षित कैटेगरी जो होती है उनके लिए। अनुसूचित जनजाति जिसको अपन एसटी बोल रहे हैं उसके अंतर्गत नॉन टीएसपी में 55 है और टीएसपी के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, 36 थे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, उनको रीट पात्रता परीक्षा में कितने नंबरों की आवश्यकता है, उसके अंतर्गत 55% जो है वो दिए हुए हैं। ये परसेंटेज के अंतर्गत है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत दिया हुआ है। 60% किसके लिए होता है, जनरल के लिए होता है, टीएसपी हो या नॉन टीएसपी हो। अनुसूचित जाति एसटी के लिए क्या होता है, परसेंटेज 55% होता है, किसके लिए, नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में होता है 36%। जबकि अपन बात करें एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए कितना दिया हुआ है, 55% दिया हुआ है। यानी कि यहां पर आपके नंबर बनते हैं 83। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा कोर्ट के आदेश अनुसार इसके अंतर्गत जिसके 83 नंबर आए थे वो भी है और 82 वाला नंबर जो है जिसके पास है वो भी क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। तो 83 और 82 वाले जो कैंडिडेट हैं जिनके नंबर इतने आ रहे हैं वो भी रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए क्या है, पात्र है इसके अनुसार। ठीक है, समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ताओं के लिए कितना था, नॉन टीएसपी में 50 और टीएसपी में होता है 36। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए न्यूनतम परसेंटेज कितना था, 50% था।
दिव्यांगजन जो होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो होते हैं, उनके लिए कितना है 40 है, और शहरिया जनजाति के लोगों के लिए कितना है ये 36 होता है। तो ये आपका क्या था, रीट पात्रता परीक्षा जो थी उसके अंतर्गत आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स जो है उनकी कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई अपने जो फोरम है उनके लिए कब कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि क्या होगा, तो इसके लिए क्या दिया हुआ है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंतर्गत, उसकी अपन बात करें तो ये सब चीजें दोनों के लिए सेम ही है। इसकी एक साथ ही अपन बात कर लेंगे कि कितना होता है इसके अंतर्गत, दोनों का सेम है वैसे, चाहे वो आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, चाहे कक्षा आप 6 से 8 तक के लिए है। तो इसके लिए फोरम जो है वो आपको कहां पे है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपकी सारी की सारी समस्याएं जो है उनके समाधान, आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्यूरीज है, आप किसी चीज के बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन दिया हुआ है। समझ सूचनाएं जो है वो बोर्ड की वेबसाइट्स जो है उसके ऊपर भी क्या है, उसके ऊपर उपस्थित है। यहाँ पर नॉन क्रीमिलियर सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन जो शुल्क है वो कितना है, 600 रुपए है। नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दो चीजें हैं इसके अंतर्गत। सामान्य श्रेणी में वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए शुल्क कितना है, 600 रुपए यहां पे दिया हुआ है। जबकि नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवेदन शुल्क कितना है, 400 रुपए है। और समस्त दिव्यांग जनों के लिए भी आवेदन शुल्क कितना है दोस्तों, 400 रुपए यहां पे दिया हुआ है, जो आपका आवेदन शुल्क होता है। इसके पश्चात अगर अपन बात करें आगे, तो अपने को यहां पे दिया हुआ है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अपन आयु की अपन बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है। खेल के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने खेल में कोई ना कोई पदक वगैरह या किसी नेशनल गेम्स के अंतर्गत भाग लिया है, या कोई स्टेट लेवल के ऊपर जिसने बहुत अच्छी योग्यता अर्जित की है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उनके लिए विशेष रूप से क्या दी गई है, इसके अंतर्गत छूट दी गई है कि वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंतर्गत अन्य योग्यताओं में क्या है। तो आयु की अपन बात करते हैं। आयु के अंतर्गत आपको किस चीज के लिए कोई विशेष छूट दी गई है या विशेष छूट नहीं दी गई है, तो आयु की अपन बात करते हैं। तो आयु वाली कैटेगरी में जब अपन चलते हैं तो वहां आप देखना, आयु वाली कैटेगरी में जब अपन चलते हैं तो यहां क्या दिया हुआ है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 265 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के पद पर आवेदन हेतु नियुक्ति वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका दिनांक क्या दी हुई है, 1/1/2026 को न्यूनतम कितना होना चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम जो है अधिकतम आयु जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 40 वर्ष। इससे यानी कि 1/1/2026 को 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स हैं तो वो सभी इसका क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों के लिए एक अच्छी सूचना है कि भाई यहां आयु की जो गणना की जा रही है वो कब से की जा रही है, 1/1/2026 जो है वहां से आयु की गणना की जा रही है। आयु में क्या छूट दी गई है अगर उसकी मैं बात करूं तो वहां पर आपको दिया हुआ है कि पंचायती राज विभाग की अधिसूचना, ये नंबर दिया हुआ है दिनांक 21/6/2010 एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती नहीं हुई है, लाइन क्या लिखी हुई है, जिस भर्ती वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के पदों की, यानी कि किसी वर्ग विशेष के लिए सीधे पदों की भर्ती अगर किसी वर्ष नहीं हुई है तो ऐसे कैंडिडेट को आयु की दृष्टि से पात्र थे उस समय जो थे उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा और उसे अधिकतम 3 वर्ष की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। 30 से ज्यादा की छूट उसके अंतर्गत नहीं दी जा रही है। यानी कि किसी वर्ष ऐसा हुआ हो कि नोटिफिकेशन आया हो और किसी वर्ग विशेष के लिए उसके अंतर्गत कोई पद नहीं थे,
तो अब उसमें अगर पद नहीं है और उस समय उस वर्ग विशेष के अगर कोई कैंडिडेट जो है वो उस समय पात्र थे तो वो भी पात्र माने जाएंगे, लेकिन उन्हें अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी जा रही है? उन्हें अधिकतम 3 वर्ष की ही क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है। तो यहां साफ शब्दों में लिखा हुआ है आयु सीमा में अधिकतम छूट क्या होगी? वो 3 वर्ष की जो है वो देय होगी। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में उक्त आयु सीमा में अधिकतम छूट 1 वर्ष तथा संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में अधिकतम छूट 3 वर्ष की ही देय होगी। इसके अलावा SC ST OBC के लिए जो होती है वो अलग से छूट होती है। कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है या शहरिया वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों की समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट होती है? 5 वर्ष की छूट होती है। मूल निवासी, आर्थिक रूप से कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति जाति एवं शहरिया महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी गई है? 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, पूरी डिटेल इंक्वायरी है जिसको आप आराम से क्या कर सकते हो? पढ़ लेना इसको। जब तक आप पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ लो, एक बात ध्यान रखना, फॉर्म भरने से पहले आपको कम से कम एक बार इस नोटिफिकेशन को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ने के पश्चात ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ई मित्र वाले के पास जाओ, उसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो और बोल दो भैया मेरा जो है वो फॉर्म भर देना, तो आप खुद वहां बैठ के अपने फॉर्म को क्या करना है? भरवाना है आपको। क्यों भरवाना है? क्योंकि कई बार ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है फॉर्म भरते समय, मम्मी का नाम गलत हो गया, पापा के नाम की स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, उम्र के अंतर्गत कभी वर्ष जो है वो पहले, वो तिथि जो है वो पहले भर दी गई और महीना जो है वो बाद में भर दिया गया। तो ऐसी काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। फिर बाद में आप अधीनस्थ बोर्ड के चक्कर काटते घूमते हो। तो अधीनस्थ बोर्ड ने इस तरीके का कहा है कि भाई किसी भी तरीके का कोई भी ऑफलाइन आवेदन जो है वो आवेदन की त्रुटि जो है उसमें सुधार के लिए किसी भी तरीके से उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत फिर ऐसी नहीं होने वाली है। आवेदन कब से प्रारंभ होंगे और परीक्षा तिथि कब होगी? तो परीक्षा तिथि का आयोजन जो है वो कब से किया जा रहा है? 17 जनवरी से। कोई फिक्स डेट जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। फिक्स जो डेट है अभी तक नहीं दी गई है कि भाई इस तारीख को आपको एग्जाम होगा, लेकिन साफ शब्दों में बता दिया गया है कि एग्जाम की तिथि जो है वो कब से कब तक रहेगी। तो एग्जाम की तिथि रहेगी 17 जनवरी जो है वहां से लेकर किसके बीच में रहेगी? 21 जनवरी के बीच में रहेगी। किसके बीच में? 21 जनवरी। इनके बीच में कोई भी एक डेट जो है वो क्या कर दी जाएगी? घोषित कर दी जाएगी। ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है। दिनांक 17/1/2026 से दिनांक 21/1/2026 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा क्या होगी? आयोजित कराई जाएगी। और इसके लिए बोर्ड जो है वो अपनी साइट के ऊपर क्या करेगा? एक विस्तृत सूचना जो है वो प्रदर्शित कर देगा, या एक विस्तृत सूचना जो है नोटिफिकेशन जो है उसका क्या कर देगा? जारी कर देगा। तो एक बात ध्यान रखना कि अभी तक निश्चित कोई परीक्षा तिथि जो है वो घोषित नहीं हुई है। तो मैं मान सकता हूं कि आज से लेकर परीक्षा तिथि तक लगभग आपके पास कितने दिन हैं? लगभग आपके पास हैं 70 दिन। और दोस्तों 70 दिन के अंतर्गत अगर एक मनुष्य चाहे तो कितनी ही मेहनत करके, मतलब उसे अपना टारगेट साफ दिख रहा है कि भाई मेरा एग्जाम जो है वो जनवरी के अंतर्गत होने वाला है और आज से लेके जनवरी तक मेरे पास 70 दिन है, और इन 70 दिनों के अंतर्गत मैं अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उसको एक बहुत अच्छे अंजाम तक ले जा सकता हूं। तो 70 दिन की अवधि दोस्तों कम नहीं होती है। आप चाहें तो इस एग्जाम्स को आराम से पास कर सकते हैं। सीटों के लिए आपको रोना नहीं है, क्योंकि सीट आपको केवल कितनी चाहिए? एक ही सीट आपको चाहिए। और आपने ऐसे काफी सारे एग्जाम्स भी देखे होंगे जिनके अंतर्गत 18-18, 20-20, 48-48 पद आते हैं, लेकिन उनमें भी कोई तो कैंडिडेट सेलेक्ट होता होगा ना। तो हम इस चीज का रोना रोते रहते हैं। लेकिन यहां पे एक और भी बात ध्यान रखनी है आपको कि राजस्थान सरकार ने महिलाओं को एक विशेष प्रलोभन दिया था कि भैया 50% पद होंगे, लेकिन जिसको कितने पर समेट दिया है? 30% पर समेट दिया है। 50% का जो है वो एक चॉकलेट, एक लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन कहीं भी 50% यहां देखने को नहीं मिल रहा है। महिलाओं के लिए अगर यहां पर देखें तो अधिकतम जो आरक्षण किया गया है वो कितना परसेंट किया गया है? 30% पे उसको समेट दिया गया है। इसका मतलब ये मान के चलना कि ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। एक बात और विशेष ध्यान रखनी है इसके अंतर्गत कि यहां पर विशेष पद नहीं है।
विशेष शिक्षा जो होती है उस विशेष शिक्षा के यहां पर कोई भी पद नहीं दिए गए हैं। फिजिकली हैंडिकैप्ड या विशेष योग्य जन जो होते हैं उनके लिए जो होती है पद आरक्षित जो किए जाते हैं, उनके लिए रिजर्व जो सीटें होती हैं वो भी यहां पे कोई नहीं है। इसका मतलब एक बात और भी है, सरकार की एक मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है यहां पे कि सरकार पर्दे के पीछे जरूर कोई खेल खेल रही है। इन दोनों चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि सरकार जो है वो पर्दे के पीछे निश्चित रूप से कोई एक गेम खेल रही है, जाकि यहां पर जो 30% किया गया है वो तो उसमें बचा हुआ 20%, यानी कि मैं कह सकता हूं ऐसी कोई एक और चीज है गवर्नमेंट के पास जो आपको देने वाली है। अब वो क्या होगा तो वो देख लेते हैं, बाद में पता चल जाएगा। एक विशेष शिक्षा जो होती है विशेष योग्य जनों के लिए जो पद आरक्षित किए जाते हैं वो भी नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी गवर्नमेंट की कोई ना कोई एक दूसरी मंशा निकल के आ जाती है। अब दोस्तों अपने पास जो बात करते हैं वो निकल के आती है कि भाई सेकंड जो है अपना, उसके अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है अपने को, यानी कि कक्षा 6 से 8 जो है उसके अंतर्गत अपना क्या है। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान देना, चलो इसकी चर्चा अपन लास्ट में कर लेंगे। अच्छा सिलेबस क्या है फर्स्ट लेवल का, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेवल का जो सिलेबस है उसमें ध्यान रखना, आपका पेपर जो होगा वो कितने अंकों का होगा, 300 अंकों का आपका पेपर होगा। और उस पेपर के अंतर्गत कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 300, लगभग क्या 300 ही 150 प्रश्न होंगे। अंक जो होंगे वो कितने होंगे 300, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 150, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। साथ में यहां पे एक चीज और दी हुई है, परीक्षा की अवधि जो रहेगी वो क्या रहेगी, परीक्षा का जो समय है वो रहेगा लगभग 2 घंटे 30 मिनट आपकी परीक्षा की अवधि रहेगी। 2 घंटे 30 मिनट यानी कि लगभग 2.5 घंटे जो है वो आपको परीक्षा के लिए मिलेंगे। और यहां पर एक साफ दिया हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी, नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कितनी होगी 1/3, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 जो है वो अंक आपका क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। गलत प्रश्न के लिए, प्रत्येक एक गलत प्रश्न के लिए कितना 1/3 अंक जो है वो आपका काटा जाएगा। सिलेबस के अंतर्गत है क्या इसके अंतर्गत, तो सबसे पहली जो चीज आपके सिलेबस में है वो भी ध्यान रखना आपको, कि आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। आपके सिलेबस के अंतर्गत जो चीजें दी हुई है वो कौन कौन सी है। तो आपके सिलेबस के अंतर्गत एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, जो कि कितने नंबर का होने वाला है 100 अंकों का आपका ये होगा। जो कि कितने अंकों का है आपका, ये आपका हो रहा है 100 अंकों का। इसकी अपन बात करते हैं तो ये आपका कितने का होगा 100 अंकों का। इसको मैं इधर लिख देता हूं कि परीक्षा जो है वो आपकी सारी चीजें जो है वो यहां पे मैंने आपको बताई थी, वो मैं एक बार फिर वापस से लिख देता हूं कि आपका पेपर जो होगा वो कितने अंक का होगा, 300 अंक का आपका पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या रहेगी इसके अंतर्गत 150, 150 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा। परीक्षा का समय जो होगा वो कितना होगा, परीक्षा की समय जो अवधि होगी वो होगी 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि लगभग 2.5 घंटे होंगे। और नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो कितना है 1/3, यानी कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका 1/3 अंक काटा जाएगा। उसके बाद बात करें सिलेबस के अंतर्गत, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा, इसके अंतर्गत टोटल जो अंक भार दिया हुआ है, यानी कि नंबर का जो वेटेज है वो टोटल कितने नंबर रहने वाले हैं, यहां पर 100 अंक है। जिसके अंतर्गत आपको भूगोल पढ़ना है, इतिहास संस्कृति पढ़नी है, और राजस्थानी भाषा जो है उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सेकंड जो पार्ट यहां पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और सामयिक विषय जो है यानी कि करंट अफेयर्स। और ये टोटल कितने नंबर के रहने वाले हैं आपके 80 अंक का रहेगा आपका ये पार्ट जो है। इसके पश्चात अगर अपन बात करें तो क्या दिया हुआ है, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के नवाचार दिए हुए हैं। राजस्थान एवं केंद्र सरकार की क्या है, विद्यार्थियों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो दी गई है। एक बात और भी ध्यान दे लेना यहाँ पे, अगर आपको ये लगता है कि सर यहां पर सीटें कम है, मैं अगली वैकेंसी के अंतर्गत ज्यादा मेहनत कर लूंगा, तो दोस्तों 2020 NEP जो है अगर वो लग जाती है
तो हर शिक्षक भर्ती के अंतर्गत साक्षात्कार का प्रावधान और है, यानी कि अब आपके सामने एक स्टेप और बढ़ जाएगा। पहले आप ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आप बीएड या एसटीसी कीजिए, उसके पश्चात आप तैयारी कीजिए, फिर प्री का एग्जाम्स पार कीजिए, फिर मेंस का एग्जाम पास कीजिए, और उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, फिर साक्षात्कार। तो वेट मत कीजिए किसी भी चीज का, आपके पास ये एक अच्छा मौका है और इस मौके को भुनाने का पूरा भरसक प्रयास कीजिए, क्योंकि समय आपके पास कितने दिन बचा हुआ है, 70 दिन। और 70 दिन किसी भी एक कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि कड़ी मेहनत करने वाले के लिए, जिसके पास जुनून है, जिसकी विल पावर है, जिसके पास इच्छा शक्ति है कि मुझे ये काम करना है, तो वो आराम से इस चीज को कर सकता है। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं विद्यालय विषय, जिसके अंतर्गत हिंदी दिया हुआ है कितने अंकों का है, 10 अंकों का। इंग्लिश जो है वो कितने अंकों का है, 10 अंकों का। गणित जो है वो कितने का है, 10 अंकों का। यानी कि विद्यालय विषय की बात करें तो उसके अंतर्गत हिंदी, विद्यालय विषयों में अगर बात करें तो उसमें कौन कौन दिया हुआ है, तो विद्यालय विषयों में देखिए एक बार कौन कौन दिया हुआ है। विद्यालय विषय के अंतर्गत आपको दिया हुआ है हिंदी कितने नंबर का दिया हुआ है, 10 नंबर का। उसके पश्चात अपन बात करें तो इंग्लिश दिया हुआ है, इंग्लिश कितने का है, ये भी 10 अंक का है। उसके पश्चात अपन बात करें तो आपके पास क्या है, गणित दिया हुआ है, गणित भी कितने अंक का है आपका, 10 अंक का है। यानी कि विद्यालय विषय जो है वो आपके कितने कितने नंबर के हैं, 10-10 अंकों के दिए हुए हैं। सामान्य जो विज्ञान दिया हुआ है वो भी आपका कितना है, 10 अंकों का। सामाजिक अध्ययन जो है वो भी आपका कितना है, 10 अंकों का। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हर विद्यालय विषय जो है वो कितने अंक का है, 10 अंकों का है। तो टोटल ये नंबर आपके कितने बन जाते हैं, हिंदी के 10 नंबर, इंग्लिश के 10 नंबर, गणित के 10 नंबर, 30 हो गए, सामान्य विज्ञान के 10 हो गए और सामाजिक अध्ययन के 10 हो गए। यानी कि टोटल विद्यालय विषय जो है वो आपके कितने अंकों के हैं, 50 अंकों के। विद्यालय विषय जो आपके दिए हुए हैं, टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो कितने हैं आपके, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 10 अंक का है। यानी कि 50 अंकों का आपका क्या होगा, विद्यालय विषयों का पेपर होगा। इसके अलावा टीचिंग मेथड से है, जिसमें हिंदी के दिए हुए हैं, इंग्लिश के हैं, गणित के हैं और किसके दिए हुए हैं, सामान्य विज्ञान के दिए हुए हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान है, सूचना एवं तकनीक, जिसको अपन बोल देते हैं आईसीटी, और ये आईसीटी भी आपके पास कितने अंकों की है दोस्तों, 10 अंकों की है। अब यही सेम सिलेबस किसका दिया हुआ है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपका दिया हुआ है। चलिए तो अब दोस्तों चलते हैं अपन किसके ऊपर, अपना जो आता है सेकंड पार्ट जो है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, यानी कि कौन सा है, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो दिया हुआ है आपका, सीटों का विवरण जो है वो कितनी सीटें किसके अंतर्गत दी गई है। आगे अपन बात करते हैं कि अपना आता है कक्षा 6 से 8 तक का। तो कक्षा 6 से 8 तक में वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है। 1 से 5 तक के अंतर्गत कौन होते हैं, जिनके अंतर्गत एसटीसी की हुई है, और जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो किसके अंतर्गत आते हैं, कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। और यहां पर भी दोनों तरीके की सीटें आपके पास उपलब्ध हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग में भी है और नॉर्मल वाले में भी दिया हुआ है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में अपन बात करते हैं तो वो क्या है, देखिए उच्च प्राथमिक लेवल के ऊपर संस्कृत विषय की जो सीटें दी हुई है वो कितनी है आपके पास, नॉन टीएसपी में 319 है और अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है, 70 सीटें। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल सेकंड और हिंदी विषय की कितनी सीटें हैं, नॉन टीएसपी में 156 है और अनुसूचित क्षेत्र में कितनी है, 18 सीटें हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत अंग्रेजी विषय की जो सीटें दी हुई हैं, नॉन टीएसपी में 202 है और टीएसपी में कितनी है, 19 सीटें हैं। उसके पश्चात सामाजिक विज्ञान जो आता है उसमें कितनी है, 272 सीटें हैं, नॉन टीएसपी में 24 हैं। और सबसे ज्यादा जो सीटें दी हुई हैं वो किसमें दी हुई है, उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसके अंतर्गत कौन है, लेवल सेकंड गणित और विज्ञान जो है, जिसके अंतर्गत टोटल कितनी 970 प्लस 73 सीटें जो है वो आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है, 970 प्लस 73 सीटें, यानी कि 3 7 और 7 14 1043 जो सीट है वो आपको यहां पर दी हुई है, जिसके अंतर्गत आपको तैयारी करनी है। तो बहुत ज्यादा सीटें हैं दोस्तों विज्ञान और गणित विषय के लिए, ध्यान रखना। टोटल पद यहां पर जो दिए हुए हैं वो है 2129 जो पद, 2123 जो पद है वो आपको यहां पे टोटल दिए हुए हैं। तो टोटल पदों की संख्या कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत जो है वो कितनी है अपनी, 2123, और उसमें कितनी थी, 5636।
टोटल मिलाकर सीटें अपने पास कितनी आती है, तो वो है अपने पास 7,759 सीटें जो है ये टोटल आती है अपनी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत भी सेम चीजें हैं दोस्तों। तो सेम चीजें क्या है, आवेदन की प्रक्रिया जो है कब से शुरू हो रही है, आज से। फॉर्म भरना, आवेदन जो है वो कब से प्रारंभ हो रहा है, तो आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हो रही है आज, यानी कि 7 नवंबर से लेकर कब तक, 6 दिसंबर 2025, यानी कि पूरा का पूरा आपको कितना दिया हुआ है, 1 महीना। 1 महीना। अच्छा, फॉर्म भरते समय भी इस बात का ध्यान रखना कि हम क्या करते हैं, अंतिम समय का वेट करते हैं कि भाई फॉर्म की लास्ट डेट जब पास में आएगी तब हम फॉर्म भरेंगे। तो पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको तैयार कर ले, और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके अभी 1 से 2 दिन के अंतर्गत अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दे। क्योंकि बाद में क्या होता है, अंतिम समय के अंतर्गत जाकर साइट जो है वो क्या होने लग जाती है, साइट हैंग होने लग जाती है, जिससे फॉर्म भरने में फिर आपको क्या हो जाएगी, असुविधा। और कई बार ऐसा भी होता है कि अंतिम समय के अंतर्गत आप फॉर्म भरने से क्या होते हैं, छूट जाते हैं, तो आपकी सारी जो मेहनत है वो एकदम क्या हो जाएगी, बेकार। तो आवेदन की तिथि जो है वो फिर ध्यान रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेट यही है हमारे पास, 7 नवंबर 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक। ये क्या होगा, आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। कंप्लीट 1 महीना आपके पास है। तो अंतिम तिथि का वेट ना करें और अपने फॉर्म को सही समय पर ही क्या कर दें, पूरी तरीके से भर दें। इसके अंतर्गत जो शुल्क दिया हुआ है वो भी दोनों का क्या है दोस्तों, एकदम से सेम है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, सारी चीजें बाकी सेम है। तो अब अपन बात करते हैं अंतिम तिथि और वगैरह जो है वो अपनी हो ही चुकी है। इसके अंतर्गत 5 अंकों की छूट भी दी जा रही है, वो उसके अंतर्गत भी शामिल सेम दी गई है। और आयु सीमा भी लगभग सेम ही है, आयु सीमा में भी कोई डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिलता है। एक और बात का यहां पे ध्यान रखना कि हस्ताक्षर जब आप अपलोड करते हो तो हस्ताक्षर जो है वो मोबाइल से नहीं होना चाहिए आपका। किसी भी बढ़िया चीजें जो है स्कैन वगैरह करके उनको आपको क्या करना है, अपलोड करना है दोस्तों, ठीक है। तो चयन की प्रक्रिया जो है वो आपको पता चल ही चुकी है। अब इसके अंतर्गत आपका सिलेबस क्या रहने वाला है वो आप देख लीजिए। तो बाकी की जो चीजें हैं वो तो सब सेम ही है। सेम कैसे हैं कि यहां पर आपकी परीक्षा जो होगी वो कितने अंकों की है, तो यहां पर भी अंक आपके कितने हैं, 300 हैं। यहां पर भी प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न जो है समय कितना है, समय है आपका पूरा 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और अगर अपन बात करें प्रत्येक प्रश्न के अंक कितने हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के अंक हो गए आपके 2। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न है आपका 2 अंकों का। और वही नेगेटिव मार्किंग की अपन बात करें तो कितनी दी हुई है, 1/3 जो है वो आपकी क्या होने वाली है, यहां नेगेटिव मार्किंग होने वाली। यहां पर आपको जब पेपर दिया जाएगा तो आपके हर विषय का पेपर जो है वो अलग होगा। अलग कैसे होगा, क्योंकि अगर आप किससे हैं, अगर आप द्वितीय लेवल के अंतर्गत हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हैं तो फर्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है वो तो सेम सिलेबस दिया हुआ है। और बाकी विद्यालयी विषय जो आपके होंगे, तो एक तो मतलब कॉमन पेपर हो गया जिसके अंतर्गत जीके आएगी आपकी, और टीचिंग लैंग्वेज आती है आपकी, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो भी आएगी आपकी, एक सेकंड लैंग्वेज हो गई आपकी। और उसके बाद आपका क्या हो गया, विद्यालय विषय। विद्यालय विषय जो है उसके नंबर कितने हैं, 120 अंकों का आपका कौन है, विद्यालय विषय है। यानी कि 30-30 क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक हो जाते हैं, तो 60 क्वेश्चनों के लगभग कितने हो जाते हैं, 120 अंक है। यहां पर विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, जिसके साथ मैथ का जो सिलेबस है वो क्या हो गया है, क्लेरिकल मिस्टेक के कारण यहां पर नहीं छपा गया है। तो कोई बात नहीं है, उसको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 1 या 2 दिन में क्या कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी किस चीज के बारे में कि आपका जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है उसकी अपन ने विस्तृत क्या की है, चर्चा की है। इस चर्चा के अंतर्गत आपको ध्यान रखने की बात यह है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर मैं ये दोनों फाइल जो है वहां पे डली हुई है, आप जाके वहां पे इसको देख सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो निश्चित रूप से आप जुड़े हैं, इस चीज को देखें, आप अपने करें। और देखिए 70 दिन दोस्तों बहुत बड़े होते हैं, जिसके अंतर्गत जाके आप अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मैं एक बार आप सभी कैंडिडेट्स को पुनः से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए,
जनवरी के अंतर्गत आपका एग्जाम होगा। डेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, हालांकि निश्चित तिथि नहीं दी है, लेकिन 17 से 21 जनवरी के बीच में आपका होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।